आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आज से मैं नए प्रोग्राम के साथ आपको रूबरू करवाने जा रही हूं, जो है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में आपको जागरूक करने के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है, जिसकी शुरुआत आज हम एडवोकेट मनीष चोपड़ा जी से कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। और आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद कि आपने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना जिसकी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ये बेसिक लॉ है हमारी कंट्री का, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तैयार हुआ आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले आपको पता है छोटे छोटे राज्य होते थे, कुछ ब्रिटिश जो स्टेट्स थी जिनको ब्रिटिश रूल करते थे, और कुछ राजे महाराजे जो रूल करते थे। अब उसके बाद 565 स्टेट्स जब इकट्ठी होती हैं तो अब उसका एक कानून बनने का एक पूरा तैयारी हुई, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी तैयार हुई और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया तो ये एक हमारा मेन लॉ जो कंट्री का है वो बना है। पहले राजे महाराजे जैसे, अब आपका जो आज सब्जेक्ट है कि हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक कंट्री का एक अपना फंडामेंटल लॉ होता है जिसके तहत हमें क्या बाकी भी कानून बनाने हैं। राजे महाराजों के टाइम पर अपने विम्स एंड कैप्रिस के ऊपर वो किसी को भी नौकरी पर लगा लेंगे, किसी के साथ इक्वालिटी नहीं करेंगे, या जो उनकी मन मर्जी करेगी उस तरीके से। तो आज को लेकर आज हम यही शुरुआत कर रहे हैं। जो हमारा पहला फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी पे हम बात करेंगे। सर, राइट टू इक्वालिटी, जिस तरह से आपने कहा कि पहले के टाइम पे इक्वालिटी नहीं होती थी, किसी को भी काम पे लगाते थे, किसी को नहीं लगाते थे, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होती थी। तो जब से ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल राइट्स हमारे आए, क्या कहेंगे, कितना चेंजेस आया उसके बाद? हाँ, देखिए, जो राजे महाराजे उन्होंने अपने तरीके से अपना सिस्टम चलाया जी। कहीं इक्वालिटी करते थे, कहीं नहीं करते थे। बट अब इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए कि समानता का जो कानून हो और कोई भी कानून से ऊपर ना हो, तो इसके लिए कुछ ना कुछ हमारा कानून बनना चाहिए। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें फंडामेंटल राइट्स आए। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और जिस आज आप इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता के कानून की बात करते हैं, वो आर्टिकल 14 में दिया गया। उसमें कहा गया है कि स्टेट जो है वो डिनाई नहीं करेगा किसी भी पर्सन को, यहाँ सिटीज़न की भी बात नहीं की है, किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं करेगा इक्वालिटी, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सभी के लिए रहेगी। देखिए, बड़े खूबसूरती से वर्ड एनी पर्सन लिखा गया है। वो किस लिए? क्योंकि जो भी लीगल एंटिटीज़ हैं उनके लिए भी कानून ये है समानता का कानून। जैसे हमारी कॉरपोरेशंस हैं, कंपनीज हैं। अब अगर मन मर्जी की जाए, अगर गवर्नमेंट मन मर्जी करे तो किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है अपनी मर्जी से। बट यहाँ नहीं, यहाँ कहा गया समानता का कानून, कानून एक जैसा होगा। अब एक जैसा कानून का मतलब है लाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड अलाइक। अब 5वीं के बच्चे को आप 12वीं के बच्चे के साथ नहीं मिल सकते। अब कानून जैसे बनने हैं, इंडियन पैनल कोड है, अब पैनल कोड बना है जो अडल्ट्स को आप जुवेनाइल्स के साथ नहीं कर सकते हैं। जुवेनाइल्स के लिए इसलिए अलग, जो लाइक्स हैं दो शुड नॉट बी ट्रीटेड अनलाइक। तो एक जैसे लोग, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा हमारे यहाँ पर पोस्ट निकली हैं 4th क्लास की। उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि 12th पास जो बच्चा है सिर्फ वो अप्लाई कर सकता है, जो ग्रेजुएट है वो नहीं कर सकता। देखें, जो ग्रेजुएट है वो भी 12th पास करके गया हुआ है। अगर 12th पास करने वाले को आप सिर्फ वो कर रहे हैं, आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना दें, क्योंकि वो भी 12th कर चुका हुआ है, वो भी लाइक है। अलाइक होने के कारण उसका भी एक राइट बनता है, उसको भी मौका देना चाहिए। ये भी जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है वो गलत है। इन्हीं चीज़ों को लेकर फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं। फंडामेंटल इसलिए हैं क्योंकि ये जुडिशियस इन नेचर है। ये गारंटी देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और जो भी एग्रीव्ड है वो आदमी कोर्ट में जा सकता है, अपनी ग्रीवियंस रख सकता है और कोर्ट से कह सकता है कि ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है,
तो इसका जो है मुझे जो है मेरा इंसाफ दिया कहीं ना जाए। कहीं हम इस वजह से भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि हमें अपने राइट्स के बारे में जानकारी नहीं होती है। जो भी डिसीजन आते हैं, जो कुछ भी आता है, हम उस पर आवाज़ नहीं उठा पाते, हम चुप करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है, तो हम उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये राइट टू इक्वेलिटी पे आज आप बता रहे हैं हमें। एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा आपके हक के बारे में तो आगे आप आवाज़ कैसे उठाएंगे। और कानून बनाया ही इसीलिए गया है और इसका जो है प्रचार होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारे राइट्स हैं। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी जो अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री है, उसने इस राइट टू इक्वालिटी को यहाँ तक कहा कि आप अगर कानून बनाते हैं कोई आर्बिट्ररीनेस के साथ, तो डेट इज ऑल्सो एंथिसिस टू दिस इक्वालिटी क्लॉज, तो वो भी नहीं चलेगा। आपको ये ज़रूर है कि कई बार आपको क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है, रीजनेबल क्लासिफिकेशंस होंगी, वहाँ पर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के कारण होनी चाहिए और नेक्सस होना चाहिए, ऑब्जेक्ट अचीव क्या कर रहे हैं आप, तो उस तरह के आप कानून बना सकते हैं किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए। क्लास लेजिस्लेशन नहीं, बट ग्रुप्स जो हैं आप, या कुछ इस तरीके से कानून बनाए जा सकते हैं अलग-अलग लोगों के लिए, जोग्राफिकल कारणों के कारण, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस के ऊपर कानून बनाए जा सकते हैं, बट उसका जो है नेक्सस होना चाहिए, ऑब्जेक्ट आप क्या अचीव कर रहे हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए जो आप देखें, अब कहीं हॉल है, गवर्नमेंट ने कोई हॉल, ऑडिटोरियम बनाया हुआ। अब एक केस काफ़ी देर पहले हुआ कि वहाँ पर लोगों को अगर वो देते हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, तो उनको अलाउ किया गया भाई कि आप यहाँ पर किराया दें और अपना फंक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो एक पॉप सिंगर थी, उसने अप्लाई किया, उसको इस कारण कि नहीं जी आप पॉप सिंगिंग करती हैं तो इस कारण आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने, कोर्ट ने कहा नहीं, ये गलत है, इसका भी राइट उतना है। आपने अगर वो एक अपना आर्टिस्टिक वे है उसका प्रेजेंट करने का, तो अगर वो रेंट देती है आकर और वो अप्लाई करती है, तो उसको ऑडिटोरियम जो है उसको भी अलाउ करना चाहिए, उसको अपना फंक्शन जो है किस तरीके से करना है वो अलाउ किया जाए। अब हम 370 के कारण हमारे जम्मू कश्मीर में भी लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी। अब 370 जब हटा, उसके बाद उनके भी जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, हालांकि इसमें जजमेंट भी आई थी सुशीला सानी के केस में कि जो लड़की अगर मैरिज हो जाती है आउटसाइड दी स्टेट ऑफ J&K, तो तब भी उसके प्रॉपर्टी राइट रहेंगे, बट फर्दर जो हैं आगे जब उस लड़की की डेथ होती है, लेडी की डेथ होती है, तो लीगल हायर्स को कैसे जाएंगे उसके बारे में जिक्र नहीं था। आज 370 हटने के बाद उसके भी इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। जहाँ जहाँ पर कमी पेशी नज़र आती है, वो कोशिश की जाती है कि जो ये राइट टू इक्वालिटी है, इसका ये बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर है रूल ऑफ लॉ, तो इसको नहीं हटाया जा सकता। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर रूल ऑफ लॉ को माना जाएगा और ये हेल्ड किया गया हमारे कोर्ट से। जी तो क्या कहना चाहेंगे? और राइट टू इक्वालिटी में काफ़ी सारे सेक्शंस आते हैं, किस तरह से आप उसे बताना चाहेंगे, उनको अवेयर करना चाहेंगे? देखें, सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 18 तक जो है ये राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। अब 14 में बताया गया, जैसे आपको मैंने बताया, इक्वालिटी की बात की, किसी को डिनाई नहीं कर सकते हैं और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसी तरह से सेक्शन 15 आ जाती है आगे, रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन के बेस के ऊपर किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करो। बट जो कुछ वुमेंस के लिए राइट्स जो हैं पॉजिटिव वे में डिफ्रेंशिएट किया जाए। डिफ्रेंशिएट और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसमें फ़र्क है। आपने डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, बट लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो देना है ना। अब जब तक वो जागरूक नहीं होंगे, जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, तब तक किस तरीके से वो लेवल प्लेइंग फील्ड में आएंगे। इसलिए SCs STs के लिए कुछ जो पॉजिटिव वे में कुछ कानून बनाए जा सकते हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है। उसको रिजर्वेशन के लिए ले लें आप, तो लेडीज़ के फेवर में, लेडीज़ की एक अपनी ज़रूरतें हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके साथ ही अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उसे सबसे पहले क्या स्टेप उठाना चाहिए? देखें, ये उसका फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट जब भी इन्फ्रिंज होता है, वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, आर्टिकल 226 के तहत
हमारी हाई कोर्ट में आया जा सकता है और कहा जा सकता है कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये इन्फ्रिंज की जा रही हैं और ये स्टेट के ऊपर लागू होते हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल और स्टेट में फ़र्क है। स्टेट हमारे डिफ़ाइन किया गया है आर्टिकल 12 में, तो वो हो गया जैसे सेंटर की सरकार हमारी एग्जीक्यूटिव, स्टेट की सरकार एग्जीक्यूटिव और अथॉरिटीज़ जो हमारी स्टेट के अंडर हैं, तो ये सभी के ऊपर ये जो है ये लागू रहेगा फंडामेंटल राइट। क्योंकि आप देखें नौकरियों का एक मसला, वो सेक्शन आर्टिकल 16 हमारा डील करता है फंडामेंटल राइट्स में इक्वालिटी के लिए लेकर, उसमें भी कुछ SCs STs के लिए जो है प्रोविजंस दिए गए हैं। पॉजिटिव जो डिफ्रेंशिएशन किस तरीके से क्लासिफिकेशन कैसे करनी है वो रिजर्वेशन को लेकर। बाकी इंटर से बीच में एक जैसा होना चाहिए, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं। आप देखें रोजगार को लेकर, पे को लेकर, जितना काम करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वो भी होना चाहिए। कोई काम अगर बराबर का कर रहे हैं, ये नहीं है किसी को आप 200 रुपया दे रहे हैं, किसी को 500 रुपया दे रहे हैं। इसको लेकर जिस तरह से कोई किसी की बात की जाए तो अगर कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, उनको इक्वल पे इक्वल वर्क की आपने बात की, काफ़ी टाइम से देखा जाता है कि कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे होते कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। उन लोगों को क्या करना चाहिए? सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करना चाहिए या अपने राइट के लिए आगे आना चाहिए? देखिए, हमारे राइट्स जो हैं दिए गए हैं हमारे कानून में, बेसिक लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हमारे स्टैट्यूट्स बनते हैं, एक्ट्स बनते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करते हुए अगर बनता है वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है और ये हमारा आर्टिकल्स में ही मेंशन्ड है। सेक्शन आर्टिकल जो 13 है वो ये चीज़ कहती है, चाहे आज़ादी से पहले चाहे आज़ादी के बाद कानून जो बनते हैं जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करते हैं, ऐसे कानून को वॉइड माना जाएगा। तो आप वहाँ पर जो है ऐसे जो कोई स्टैच्यूज़ हैं उनको भी चैलेंज किया जा सकता है। ये प्रोटेस्ट करना जहाँ तक लोगों का है ये उनका राइट है, हमारे कानून में ही इसका प्रावधान है। पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रही है आपकी बात, तो आपके पास पूरा इख्तियार है, आपके पास पूरा हक है कि आप कोर्ट्स को अप्रोच करें और बताएं कि हमारे जो ये राइट्स हैं, हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है और हमारे साथ जो है हमें हक दिया जाए हमारा। सर, राइट टू इक्वलिटी पे आज आपने बात की और हमें अपने राइट्स के बारे में बताया कि हमें पूरा हक बनता है अपने जो भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उस पर आवाज़ उठाने की। क्या एक मैसेज सभी व्यूअर्स के लिए रहेगा आपकी तरफ से? मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी व्यूअर्स को कि हमारे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो प्रोग्राम आप चला रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया जो कार्य आप लोग कर रहे हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें भी और अपने हक़ के बारे में जानें। जब आप जानेंगे अपने हक़ के बारे में तभी आप उसके बारे में अपनी आवाज़ उठा पाएंगे। अपने हक़ों के साथ साथ जो जनता है उसको अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी जागरूक रहना चाहिए और निभानी चाहिए ताकि हमारा देश प्रोग्रेस करे। अपने हम जो हमारे सिविक सेंस हैं उसको फॉलो करें, हमारे जो ड्यूटीज़ हैं वो पूरे तरीके से फॉलो करें ताकि हम एक देश को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएं, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में खुद भी जागरूक होना चाहिए, दूसरों को भी जितना हो सके उतना जागरूक करना चाहिए। आज हमने बात की राइट टू इक्वालिटी की और नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स में हम अगले फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीर जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।